हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन के बारे में। तो म्यूटेशन क्या होता है? कोई भी चेंज जो आपके डीएनए के सीक्वेंस में या क्रोमोसोम में किसी भी तरह का एक चेंज जो कि सडन हुआ है, अ सडन चेंज विच इज हेरिटेबल, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन का क्या डेफिनेशन है? अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, या तो डीएनए के सीक्वेंस में या क्रोमोसोम में किसी भी तरह का ऐसा चेंज, ऑल्टरेशन, उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का क्या होता है कि अगर आपके सीक्वेंस में या क्रोमोसोम में किसी तरह का फर्क है, यानी कि आपके जीनोटाइप में चेंज आएगा, ठीक है, जीन लेवल पे जो सीक्वेंस है उसमें चेंज आएगा, और वो चेंज की वजह से आपका फिनोटाइप में भी चेंज आएगा, यानी कि जो चीज़ आपको बाहर दिखती है, फिनोटाइप जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उसमें भी वेरिएशन आएगा, डिफरेंस आएगा। सो म्यूटेशन की वजह से देयर इज अ चेंज इन द जीनोटाइप एंड देयर इज अ चेंज इन द फिनोटाइप। म्यूटेशन की क्या खासियत है? दैट इट क्रिएट्स अ वेरिएशन। इसकी वजह से क्या होता है? वेरिएशन होता है, चेंज आता है। इसीलिए ह्यूगो डिवेरिस ने कहा था कि म्यूटेशन आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, क्योंकि ये जो वेरिएशंस होते हैं, अगर आप एक नॉर्मल डीएनए सीक्वेंस है और एक म्यूटेटेड है, सो म्यूटेटेड में जीनोटाइप अलग है, फिनोटाइप अलग है, कोई वेरिएशन आया है, सो अगर वो बेनिफिशियल है तो वो इवोल्यूशन में हेल्प करेगा, और अगर वो म्यूटेशन सही नहीं है तो हो सकता है वो वहीं पे स्पीशीज एक्सटेंड हो जाएगी। तो म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। तो अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन समझने से पहले सबसे एक बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ है वो समझना। ये मैंने बनाया है, कोई भी एक सपोज कर लो डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए का सीक्वेंस है जिसमें अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, ए टी जी सी ए टी जी सी ए, ठीक है, ये कोई डीएनए का सीक्वेंस है। हमेशा याद रखना कि 3 नाइट्रोजन बेस, 3 बेसेस मिलके कोड करते हैं एक कोडॉन, ये कहलाता है एक कोडॉन। 3 बेसिस का एक कोडॉन होता है, मतलब जब आपका डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, तो राइबोसोम जब इसको स्कैन करता है ना, तो वो 3 न्यूक्लियोटाइड्स को एक कोडॉन की तरह लेता है, और ये एक कोडॉन किसी एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए कोड करती है, ठीक है, यानी कि 3 का ग्रुप एक कोडॉन कहलाता है। हमेशा याद रखना, वो स्पेसिफिक एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है। तो जैसे ये 3 से एक अमाइनो एसिड होगा, इस 3 ये सेकेंड कोडॉन हो गया, इससे अमाइनो एसिड कोई अलग बनेगी, और इस 3 के न्यूक्लियोटाइड के जो कॉम्बो है इसको आप थर्ड कोडॉन बोलोगे, और इससे आपको एक अमाइनो एसिड मिलेगी। तो यानी कि एक कोडॉन में 3 बेसिस होते हैं। ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, ये समझना। तो अब आगे आपको धीरे धीरे ईजिली समझ आएगा। सो म्यूटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम सबसे फर्स्ट जिस टाइप की बात कर रहे हैं दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। क्या होता है? जब किसी एक बेस पेयर में चेंज हो तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट, जब एक बेस में चेंज हो तो उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसके अगेन अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक कोई भी बेस जो होगा ना, it will be substituted with some another base, ठीक है। when one base is replaced by another base it is called as substitution। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडेनिन है, वो म्यूटेट होके हो गया ग्वानिन, साइटोसिन है, थाइमिन बन गया। कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एडेनिन वो चेंज हो गया थाइमिन में, ठीक है, ग्वानिन चेंज हो गया साइटोसिन में। इसको ऐसे सपोज कर समझते हैं, जैसे एक सेंटेंस है, राम हैज़ अ रेड कैप, ठीक है, ये सेंटेंस है आपका, राम हैज़ अ रेड कैप। अब अगर मैं यहाँ रेड आर की जगह इसको मैं रिप्लेस कर दूं बी से, ठीक है, मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया आर को बी से, पूरा सेंटेंस बदल गया। अब क्या हो गया सेंटेंस? राम हैज़ अ बेड कैप। समझ आया? यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब आप किसी एक बेस को रिप्लेस करो किसी और बेस के साथ तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है आपका साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है? साइलेंट है मतलब इससे कोई फर्क नहीं आने वाला है। साइलेंट मतलब अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज किया, एक बेस पेयर चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से अगर अमाइनो एसिड में कोई भी फर्क नहीं हो तो उसे हम कहेंगे साइलेंट म्यूटेशन। द चेंज डज नॉट चेंज द अमाइनो एसिड। मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। ये आपका 3 बेसिस का एक कोडॉन है, यू यू यू। ये आपका यहाँ पे यू है, यूरासिल है, वाई बिकॉज ये एमआरएनए का सीक्वेंस है, क्योंकि जब उसी से तो आपकी फाइनली ओवरऑल प्रोटीन बनने वाली है, रीड करता है राइबोसोम एमआरएनए को, ठीक है। तो डीएनए में आपका सीक्वेंस होगा टीटीटी, एमआरएनए का सीक्वेंस थाइमिन विल बी रिप्लेस्ड विद यूरासिल। तो ये 3 बेसिस का एक कोडॉन, ये कोड करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया? द यूरासिल इज रिप्लेस्ड विद
साइटोसिन, एक बेस का चेंज है, सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो यूरेसिल इज कन्वर्टेड इनटू साइटोसिन। तो जब ये चेंज हुआ, लेकिन आप अमाइनो एसिड देखो अभी भी क्या है, फिनाइल एलेनिन, क्योंकि यूयूसी भी कोड करता है फिनाइल एलेनिन का। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन्स। डीजेनेरेसी ऑफ कोडॉन्स क्या कहता है? दैट देयर आर मोर देन वन कोडॉन दैट कोड फॉर द सेम अमाइनो एसिड। ठीक है, यानी कि अमाइनो एसिड सेम होता है लेकिन उसके लिए उस एक से ज़्यादा कोडॉन कोड करते हैं। ठीक है, यू भी फिनाइल एलेनिन बनाता है, यूयूसी भी फिनाइल एलेनिन बनाता है। तो अब देखो फर्क तो आया था डीएनए के सीक्वेंस में, लेकिन उसकी वजह से आपके अमाइनो एसिड में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये म्यूटेशन हुआ बट साइलेंट हुआ, इसीलिए इसे हम कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइप मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन का मतलब जब आपने एक बेस को चेंज किया और उसकी वजह से आपका अमाइनो एसिड बदल जाए तो उसे हम कहेंगे मिससेंस, यानी कि इट चेंजेस वन अमाइनो एसिड। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको नीट के लिए याद रखना है, वो है सिकल सेल एनीमिया। तो पहले समझते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, नॉर्मली हमारे ब्लड में आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं सो हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। जो उसकी बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, उसमें क्या होता है, जो आपका कोड है, ठीक है, GAG, ये एक कोडॉन ये कोड करता है किस अमाइनो एसिड के लिए? ग्लूटामिक एसिड के लिए। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए। लेकिन अगर हम एडेनिन को कन्वर्ट कर दें यूरेसिल से तो अमाइनो एसिड बदल जाता है किसमें? वेलिन में। और ये किसमें हो रहा है? बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन। एक पॉलीपेप्टाइड की लंबी सी चेन समझ लो, जो सीक्वेंस समझ रहे हो, उसमें जो 6th पोजीशन होगी ना स्टार्टिंग से, उस 6th पोजीशन पे ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे क्या होगा, एडेनिन विल बी कन्वर्टेड इनटू यूरेसिल, तो अमाइनो एसिड क्या बन गया? वेलिन। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो चेंज हुआ ना, इसकी वजह से आपकी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी बदल जाएगा। नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन बनती है दैट इज HB, ये जो चेंज हुआ उसकी वजह से जो बनेगी कॉल्ड एज HB, नाउ इट इज HB। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन चेंज हो गया, तो ये चेंज आता है अब आपके आरबीसी में। ठीक है, नॉर्मली इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी। किसकी? आरबीसी की शेप। तो नॉर्मली आपका जो आरबीसी होता है वो बाइकॉन्केव होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ब्लड वेसल से आराम से पास हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में यहाँ चेंज हुआ तो आरबीसी की जो शेप होती है वो क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है, बहुत ही फाइबर थिक हो जाती है। तो नॉर्मली आपका आरबीसी ब्लड वेसल से, स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होते हैं बॉडी में, उससे पार हो जाता है। लेकिन अब क्या हुआ, आरबीसी की जो शेप चेंज हो गई ना, तो वो क्या करता है, कहीं कहीं पर वो ब्लड वेसल से पार नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब हार्ड हो गया, ठीक है, रिजिड हो गया, तो वो पार नहीं कर पाएगा, तो ब्लॉकेज होगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल क्यों बोला? क्योंकि अब जो आरबीसी की शेप चेंज हो गई, इट बिकम्स सिकल शेप्ड। अब जो आपकी आरबीसी की शेप है वो क्या है? सिकल शेप्ड है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ा हुआ है आपका आरबीसी। नॉर्मली जो आपका बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल अब नहीं है, आपको इस तरीके के सिकुड़ा हुआ आपको आरबीसी की शेप दिखाई देगी। उसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स में वो स्टक कर सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए याद रखना। बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन में चेंज कहाँ हुआ? एडेनिन यूरेसिल में चेंज हुआ, जिसकी वजह से GAG ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता था, फिर हो गया चेंज इनटू GUG जो आप कोड कर रहा है वेलिन के लिए, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन में चेंज आया, जो फॉर्म बनता था उसकी वजह से आरबीसी की शेप में चेंज आता है। तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अब जो तीसरा टाइप है वो है नॉनसेंस म्यूटेशन। वो क्या होता है कि अगर आपने कोई एक बेस में चेंज किया, उसकी वजह से वो एक स्टॉप कोडॉन बन गया, तो उसे हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अ बेस सब्स्टिट्यूशन दैट चेंजेस अ नॉर्मल कोडॉन टू अ स्टॉप कोडॉन। यानी कि नॉर्मल कोडॉन से तो कोई ना कोई अमाइनो एसिड बनने वाली थी, लेकिन स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं? जहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम आपका ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है और टर्मिनेट हो जाती है। तो वो कैसे पता चलता है? अब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, अब बनती चली जा रही है, लेकिन कैसे पता कि बस यहाँ तक बनना है? तो वहाँ पे कुछ कोडॉन्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टॉप कोडॉन्स। ठीक है, कि वहाँ पे आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई भी अमाइनो एसिड नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक नॉर्मल प्रोटीन थी, ठीक है, P1, उसमें ये रीड था आपका एमआरएन का UAU ATG UAU ATG। ठीक है, इस तरीके से था। अब यहाँ पे जो आपका UAU है ये कोड करता है अमाइनो एसिड टायरोसिन के लिए। ठीक है, अब अगर सपोज करो यहाँ पे जो एक यूरेसिल है उसे कन्वर्ट कर दूँ किसमें? एडेनिन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, जो 3rd बेस था यूरेसिल उसको एडेनिन से कन्वर्ट कर दिया, तो अब क्या बन गया? UAA। अब UAA क्या है? ये स्टॉप कोडॉन है।
तीन स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG, UG, ये तीनों क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। तो अब जब यहाँ पे ये यूरेसिल चेंज हुआ एडेनिन में, तो ये क्या बन गया, ये एक स्टॉप कोडॉन बन गया। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो नॉर्मली तो ये प्रोटीन और लंबी जब ट्रांसलेट होता चला जाता तो अमाइनो एसिड्स और जुड़ते प्रोटीन के लिए, लेकिन अब क्या हुआ, यहीं पे प्रोटीन बनना रुक जाएगा। तो प्रोटीन क्या होगी, इनकम्प्लीट प्रोटीन बनेगी, ट्रंकेटेड प्रोटीन बनेगी। जो नॉर्मल प्रोटीन बन रही थी अब ये उससे छोटी होगी। तो क्या ये उसका वो फंक्शन जो नॉर्मल प्रोटीन कर रही थी, तो क्या वो अब ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसे हम कहते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन का जो दूसरा टाइप है वो है डिलीशन। मैंने पहला बताया, पहला टाइप था सब्स्टिट्यूशन, अब दूसरा टाइप है आपका डिलीशन। डिलीशन मतलब जब आप एक से ज़्यादा बेसिस को डिलीट करो, एक या उससे ज़्यादा बेसिस को, बेस पेयर को डिलीट करो, तो आप उसे कहते हैं डिलीशन। व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंस, तो उसे हम कहते हैं डिलीशन। ये ऐसे समझते हैं, एग्जाम्पल सपोज करो ये सेंटेंस है द कैट रैन, ठीक है। अगर मैं इसमें से ई को डिलीट कर देती हूँ तो ये पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। अब इसका मीनिंग ही नहीं बनता, ठीक है। यहाँ से ई हट गया, TH, अगर मैं 3 को रीड करती हूँ तो THC हो गया। अगर मैं ऐसे भी रीड करूँ तो द का ई ही नहीं है, कैट रैन, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है ना, डिलीशन की वजह से होता है फ्रेम शिफ्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना, फ्रेम शिफ्ट, ठीक है। कि जब आप कोई चीज़ को डिलीट करते हो तो वो पूरा आगे का जो फ्रेम है, जो ये एक पूरा सेंटेंस था, ये फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट। यानी कि डिलीशन से क्या होगा, फ्रेम में चेंज आता है, इट कॉजेज अ फ्रेम शिफ्ट, जो सब्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, क्योंकि आपने किसी को किसी चीज़ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो आगे की फ्रेम नहीं बदली, लेकिन डिलीशन की वजह से ऐसा होगा, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट का क्या लॉजिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल्स ऑफ 3 रूल, मतलब क्या, ये क्या कहता है, अगर आप कभी एक को या 2 बेस पेयर्स को डिलीट करते हो, ठीक है, जब आप एक या 2 बेस पेयर को डिलीट करोगे ना तो फ्रेम में शिफ्ट आएगा। मतलब अगर मैं 3 का कोई कोड है, फॉर एग्जाम्पल ATG, CTA, GC, ये आपका एक DNA का सीक्वेंस था, ठीक है। अब अगर सपोज करो इसमें से मैं इस एक A को, यहाँ पे पहले A था, इस 3 से एक बनता अमाइनो एसिड, इस 3 से एक, यानी कि अमाइनो एसिड 1, 2, अमाइनो एसिड 3, ठीक है। अब क्या किया, मैंने एक अमाइनो एसिड हटा दिया, तो अब क्या होगा, सपोज करो कि अगर मैंने ये न्यूक्लियोटाइड जब डिलीट कर दिया तो ये पूरी फ्रेम चेंज हो गई, TGG, TAC, GG, यहाँ पे भी कोई न्यूक्लियोटाइड होगा। अब इससे कोई अलग अमाइनो एसिड बनेगा, इससे कोई अलग अमाइनो एसिड बनेगा, और उससे भी कोई अलग। तो ये कहता है, ये रूल क्या कहता है, फ्रेम शिफ्ट लॉजिक क्या कहता है कि जब आप एक या 2 न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करते हो तो उससे अमाइनो एसिड में भी चेंज आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे एक चेंज किया तो पहले तो यहाँ पे A था तो ATG से कुछ और बनता आपका, लेकिन अब आपने A को जब डिलीट कर दिया तो कोडॉन क्या बन गया, TGG, तो उससे अमाइनो एसिड अब जो बनेगी वो ये सेम नहीं होगी, ये कुछ और समझ लो, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये अमाइनो एसिड सब बदल जाएंगे। लेकिन अगर सपोज आपने 2 डिलीट किया तो भी सेम होगा। अब फ्रेम क्या हो जाएगा, GGT, मतलब ये आगे शिफ्ट होता चला जाएगा। लेकिन व्हाट इफ मैं तीनों का तीनों बेसेस ही हटा दूँ, ठीक है। तो जब हम कोई 3 यानी कि एक कोडॉन 3 बेस, ठीक है, 3 बेस या फिर हम एक कोडॉन को ही डिलीट कर देते हैं तो उससे अमाइनो एसिड भी डिलीट हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाता है, जब मैं एक या 2 बेसिस को डिलीट करूंगी तो उससे अमाइनो एसिड चेंज होता है, क्यों, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट होता चला जाता है। लेकिन अगर मैं 3 बेसिस को ही हटा दूं तो क्या हो जाएगा, एक अमाइनो एसिड ही प्रोटीन से हट जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो यही है आपका फ्रेम शिफ्ट लॉजिक, द मल्टीपल्स ऑफ 3, कि अगर आप सपोज यहाँ समझते हैं द कैट रन, अगर मैं एक ई हटाती हूँ तो भी ये फ्रेम चेंज हो जाता है, THEC हो जाएगा, ATR हो जाएगा, AN आगे शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर मैं H हटाती हूँ तो भी फ्रेम अलग हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ये पूरा द ही हटा देती हूँ तो ये मीनिंग हो जाएगा कैट रैन, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा जो 3 बेसिस का एक कोडॉन था वो मैंने कोड हटा दिया, तो यानी कि क्या हो गया, वो एक अमाइनो एसिड ही डिलीट हो गई। इसे हम कहते हैं डिलीशन। अब जो तीसरा टाइप है पॉइंट म्यूटेशन का वो है इंसर्शन, ठीक है। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन डिलीशन द थर्ड टाइप इज इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है, जब हम एक या उससे ज़्यादा बेसिस को ऐड करें DNA सीक्वेंस में तो उसे हम कहेंगे इंसर्शन। व्हेन वन और मोर बेस पेयर्स आर एडेड इनटू द DNA सीक्वेंस तो देन इट इज कॉल्ड एज इंसर्शन। ऐसे समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे भी क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट। इंसर्शन भी क्या कॉज करेगा, फ्रेम शिफ्ट कॉज करेगा। कैसे, सपोज आपके mRNA का सीक्वेंस है, UN है यहाँ पे, ये आपके mRNA का सीक्वेंस है। अब अगर सपोज ये 3 बेसिस ये कोड करते हैं, ये अमाइनो एसिड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4। अब अगर सपोज करो कि मैं इसके स्टार्टिंग में A से पहले यहाँ पे G ऐड कर दूँ,
ठीक है। अब अगर मैंने G ऐड कर दिया तो ये फ्रेम बदल गया, अब बन गया GAU GGA, यानी कि आगे का पूरा फ्रेम बदल गया। तो अब इससे जो अमीनो एसिड बनेगी, सपोज करो 4, ये हो गया 5, 6 एंड सो ऑन। ये तो मैंने एक बेस ऐड किया। अब अगर सपोज इसके आगे मैं C ऐड कर दूं, फ्रेम फिर से बदल जाएगा। अब क्या फ्रेम हो जाएगा, इन 3 का, यानी कि फिर से इससे भी अमीनो एसिड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका फ्रेम बदल गया, यानी कि क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे आएगा। अब अगर सपोज करो मैं इसके आगे एक और बेस ऐड कर दूं, सपोज मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे A, तो अब फ्रेम शिफ्ट नहीं होगा, एक अमीनो एसिड प्रोटीन में बढ़ जाएगा, क्योंकि अब क्या हुआ, 3 बेसिस का एक कोडॉन होता है, वो मैंने ऐड कर दिया। तो ये कंप्लीट 3 एक हो जाएगा, जो जैसे स्टार्टिंग में जो आपका सीक्वेंस था वैसा रहेगा। तो अब क्या हो गया, इससे कोई अलग आपकी अमीनो एसिड बन जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 10, बट बाकी आपका वही हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे फ्रेम नहीं बदला। क्या हुआ, जब मैं 3 में अगर मैं 1 और 2 ऐड करूँ, एक या 2 बेस ऐड करूँगी तो फ्रेम शिफ्ट होता है। लेकिन अगर मैं 3 मल्टीपल ऑफ 3 अगर उसमें मैं बेसिस को ऐड या डिलीट करती हूँ तो फ्रेम चेंज नहीं होगा। अगर डिलीशन में मैंने क्या कहा था, अगर आपने 3 बेसिस को डिलीट किया तो आपका एक अमीनो एसिड डिलीट हो जाएगा प्रोटीन से। लाइकवाइज यहाँ अगर आपने 3 बेसिस को ऐड किया तो आपके प्रोटीन में एक अमीनो एसिड बढ़ जाएगा। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में तो फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा जीनोटाइप फिनोटाइप में, लेकिन यहाँ पे आपकी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपको पॉइंट म्यूटेशन के तीनों टाइप समझ आ गए, सब्स्टिट्यूशन, डिलीशन एंड इंसर्शन। सब्स्टिट्यूशन के भी मैंने 3 टाइप्स बताए थे। ठीक है, 3 टाइप्स क्या क्या थे आपके, साइलेंट, मिससेंस, नॉनसेंस। ठीक है, फिर डिलीशन और इंसर्शन। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशंस समझ आए हैं म्यूटेशन के। नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।